तो दोस्तों आज की हमारी स्टोरी है वतन और दिव्या के नाम। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। राघव शक्ल से जितना भोला लगता था उतना था नहीं। ये बात मुझे उस समय पता चली जब मैं उसकी घर उसकी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए गई थी। मुझे राघव पर इतना अंधा विश्वास हो चुका था कि मैं ये समझ रही थी कि शायद राघव मुझसे बहुत प्यार करता है और वो जीवन भर मेरे साथ ऐसे ही रहेगा, मेरी इज्जत करेगा और मेरे साथ कभी वो सब कुछ नहीं करेगा जो अक्सर बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करते हैं। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उस दिन मैं राघव के साथ उसकी पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठकर उसके घर गई थी। कहाँ मैं बड़ी बड़ी महंगी कारों में घूमने वाली और कहाँ राघव की ये पुरानी मोटरसाइकिल। फिर भी मैं बहुत खुश थी। मैं उसके कंधे पर हाथ रखे बाइक के पीछे बैठी गुनगुना रही थी, हंस रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी। मेरे चेहरे पर पानी की बूंदें आ रही थीं। मेरे कपड़े भी भीग रहे थे, लेकिन मुझे इन सबसे कहाँ फर्क पड़ता था। मैंने राघव को पकड़ रखा था, उसके कंधे पर सिर रखा और कहने लगी, राघव आई लव यू। मैं तुमसे इस कदर प्यार करती हूँ कि तुम्हें खुद नहीं पता। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर राघव हंसा था। कुछ ही देर बाद हम उसके घर पहुंच चुके थे। ये गरीबों की बस्ती थी जिसमें राघव रहता था। पूरी बस्ती में अलग थलग घर राघव का ही था। मैं राघव का हाथ पकड़े बड़ी जल्दी जल्दी उसके घर की ओर आ रही थी, क्योंकि आगे जाकर गली इतनी तंग और गंदगी से भरी थी कि वहां पर मोटरसाइकिल का जाना मुश्किल था। मैं जैसे जैसे इन तंग गलियों से गुजर रही थी, आसपास के घरों में मौजूद लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। ना जाने क्यों, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें भी बेतरतीब होने लगीं। जैसे ही मैं राघव के घर पहुंची, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। मैं राघव से कहने लगी, राघव तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं आगे बढ़कर उसके 2 कमरों के इस मकान में आकर उसकी माँ को ढूंढने लगी, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा था, क्योंकि राघव अपनी ठोड़ी मसलता हुआ मेरे करीब आ रहा था। वो एकदम से मासूम फरिश्ते से एक शैतान बन चुका था। मेरे करीब आकर उसने जो कुछ कहा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मैं उस समय को पछताने लगी जब मुझे राघव से पहली नज़र का प्यार हुआ था। मैं पहली नज़र के प्यार पर विश्वास तो नहीं करती थी, लेकिन जब से राघव को देखा था मुझे लगा था बस यही मेरी पूरी दुनिया बन चुका है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, अमीर बाप की इकलौती बेटी थी, जबकि राघव मेरी क्लास का लड़का नहीं था। ना ही उसे मैंने आज से पहले अच्छे कपड़े पहने देखा था। जब भी आता वो कपड़े पहन कर आता जिन पर जगह जगह टाँके लगे होते थे, और उन कपड़ों में से उसे कितनी ही बार मैं देख चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उस दिन भी जब मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो राघव मेरे आगे आगे जा रहा था। मुझे लगा कि बाकी लोगों की तरह ये भी अपने घर चला जाएगा, लेकिन ये बाकी स्टूडेंट अपनी लग्जरी कार्स और बाइक्स पर बैठकर जा रहे थे। वहीं राघव ने अपना बैग कंधे से उतार कर एक तरफ रखा और यूनिवर्सिटी के पीछे एक दुकानदार के पास खड़े ठेले को धकेल कर आगे लाने लगा। मैं हैरत से वहाँ खड़ी ये मंजर देख रही थी। आखिर इस ठेले से राघव का क्या काम था? लेकिन मेरे होश तो उस वक्त उड़े जब राघव ने पानी पूरी के ठेले को धकेल कर यूनिवर्सिटी के एक ओर लगा लिया और फिर पानी पूरी बेचने लगा। उसने अपनी यूनिफॉर्म के ऊपर ही अपने काम वाले कपड़े पहन लिए थे और मैं हैरत से टकटकी लगाए उसे देखे जा रही थी। मेरे साथ खड़ी मेरी दोस्त मुझे कहने लगी, दिव्या आज घर नहीं जाना क्या? जबकि मैं हर चीज़ से अनजान चलती चलती राघव के पास आ गई। राघव के सामने आकर खड़ी हुई तो वो मुझे सर से पांव तक देखने लगा। उसको इतना तो एहसास हो गया था कि मैं उसे किस नज़रों से देखती रहती हूँ, क्योंकि यूनिवर्सिटी आते जाते समय मेरी नज़रें राघव पर ही रहती थीं। वो फीकी सी मुस्कान लिए कहने लगा, जी मैडम कितनी पानी पूरी चाहिए आपको? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कहने लगी, क्या तुम इस ठेले पर पानी पूरी बेचते हो? मुझे तो यकीन नहीं आता। मैं तो समझ रही थी कि तुम्हारा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से होगा, लेकिन तुम तो। मैं इतना कहते कहते रुक गई थी, लेकिन राघव अगले ही पल मेरी बात को जोड़कर रखते हुए कहने लगा, फिर क्या दिव्या जी, आप ये समझ रही हैं कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ? अरे नहीं, मैं तो उससे भी निचले दर्जे का लड़का हूँ। आप नहीं जानती कि मेरे पिताजी ने अपनी पुश्तैनी ज़मीनें बेचकर मुझे इस यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन सकूं। राघव को मैं ये धूम में खड़ा नहीं देख सकती थी। मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि राघव यूँ धूम में खड़ा रहकर लोगों को पानी पूरी बेचे और फिर लोगों की बातें भी सुने। एकदम से मुझे गुस्सा आ गया था। मैं राघव के पास गई और कहने लगी, राघव तुम ये सब कुछ छोड़ दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। तुम्हें बैठे बैठाए करोड़ों की जायदाद का मालिक बना दूंगी, बस तुम एक बार हाँ कर दो। मेरी बात सुनने के बाद राघव जो कुछ बोला
मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। राघव कहने लगा, मुझे भीख में तुम्हारे पिताजी की ये धन दौलत नहीं चाहिए। मैं अपना सब कुछ अपने बलबूते पर कमाना चाहता हूँ और देखना एक दिन बड़ा आदमी भी बन जाऊँगा। जानता हूँ कि तुम लड़की हो और मेरे रंग रूप पर मर मिटी हो। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन रूप रंग की दौलत से माला माल हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर अपना वक्त ख़राब मत करो, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इश्क माशूकी करता फिरूँ। वही समय में 2 पैसे कमाकर अपने माँ बाप की सेवा कर लूँगा। राघव की ये बात मुझे अंदर ही अंदर तोड़ चुकी थी। मैं चुपचाप वहाँ से चली आई और सारा गुस्सा अपने ड्राइवर पर निकाल दिया। मैंने कहा, खड़े क्या हो, गाड़ी निकालो, घर नहीं चलना। वो बेचारा तो कब से मेरी राह देख रहा था। मुझे गुस्से में देखकर और भी हड़बड़ा गया। जल्दी से गाड़ी निकाल ली। मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और दुख भी हो रहा था। राघव ने मेरे प्यार को ठोकर मार दी थी। एक ऐसी लड़की के प्यार को ठोकर मारी थी जिसका ख्वाब हर लड़का देखा करता था। मैं खूबसूरत थी, अमीर थी, किसी चीज़ की मेरे अंदर कमी नहीं थी। मेरा ड्राइवर, जिसका नाम वतन था, मेरी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। और जब मेरी नज़र सामने मिरर पर पड़ी और जब उसे अपनी ओर देखते पाया तो मुझे और भी गुस्सा आया। मैंने कहा, वतन, ये क्या बदतमीजी है, अपना काम ध्यान से करो। कहने लगा, मैडम जी, बस एक बात पूछनी थी, आज आप इतना गुस्से में क्यों हैं और उस पानीपुरी वाले के पास क्यों गई थी? क्या आपको पानीपुरी खानी है? आप कहें तो मैं आपको एक अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ। मैंने कहा, मैंने पानीपुरी नहीं खानी, घर चलो सीधे। इससे आगे कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो नज़र चुराकर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे देख रहा था। घर आकर बिना कुछ खाए पिए बेड पर मैं उल्टी सीधी लेटकर कितनी ही देर तक रोती रही। नौकरानी कितनी ही बार आकर मुझे कहने लगी कि आकर खाना खा लो, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। दोपहर से शाम हो गई और मैं कमरे से नहीं निकली थी। मेरे दरवाजे पर फिर से खटखट होने लगी। इस बार मैंने बड़ी ही झुंझलाहट में दरवाज़ा खोला था कि अगर नौकरानी हुई तो उसकी तबीयत साफ़ कर देती हूँ, लेकिन सामने वतन खड़ा था। मैंने कहा, तुम? कहने लगा, मैडम जी, मुझे आपकी चिंता हो रही थी। नौकरानी ने बताया कि आपने खाना नहीं खाया है और आप कमरे से भी नहीं निकली। आखिर आपको क्या हो गया है? मुझे वतन की इस दखल अंदाजी पर बहुत गुस्सा आया था। वो नौकर था तो नौकर बनकर रहता। मैं उसी गुस्से से उससे बोली, देखो वतन, तुम अपनी हद में रहो, हद क्रॉस करने की कोशिश मत करो। तुम मेरे ड्राइवर हो, ड्राइवर बनकर रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब निकलो मेरे कमरे से बाहर। ये कहकर मैंने उसे धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लिया था। मुझे अपने ड्राइवर से शुरू से ही चिढ़ थी। वो मेरी हर बात में दखल अंदाजी करता था। पापा ने 3 महीने पहले ही ये नया ड्राइवर रखा था। इससे पहले वाला ड्राइवर बीमार हुआ तो वो अपने गांव चला गया और पापा ने वतन को ख़ास मेरे लिए रख लिया था, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना और आना होता था। पापा को मेरी ड्राइविंग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही रफ़ ड्राइविंग करती थी। जब से ये आया था मुझे इसके देखने का नज़रिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हर वक्त मेरी ऐसे केयर करता जैसे ही मेरा कोई अपना सगा हो। गाड़ी में मिरर ऐसे सेट करता कि उसकी नज़रों के सामने रहती। पापा से 1-2 बार शिकायत भी लगाई थी, लेकिन पापा ने मुझे ही डांट दिया कि तुम खुद ही ड्राइवर रखना नहीं चाहती हो, इसलिए उसमें कमियां निकाल रही हो, वरना वतन बहुत अच्छा लड़का है, मेरी जान पहचान का है, वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। खैर, मैं वतन के ख्यालों को अपने दिमाग से झटक कर राघव के बारे में सोचने लगी, जिस पर मैं दिलो जान से फिदा हो चुकी थी। बार बार अब मेरी नज़रों के सामने राघव ही आ रहा था। भले ही वो गरीब था, मेरे स्टैंडर्ड का नहीं था। मेरे पापा इतनी आसानी से उसकी शादी के लिए भी नहीं मानने वाले थे, लेकिन फिर भी मैं उस पर दिल हार बैठी थी। तब से ही जब मैंने पहली बार उसे यूनिवर्सिटी में देखा था। बेशक वो एक होशियार लड़का था और मेरी मोहब्बत बन चुका था। अगले दिन मैंने राघव को पानी पूरी बेचते हुए देखा तो मैं फिर से उसके पास चली आई। वो फिर से मुझसे उलझे हुए शब्दों में कहने लगा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हो? मैं उसे कहने लगी, देखो राघव, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ। मेरा तुम्हारे बिना जीना अब दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। आखिर क्या कमी है मुझ में, या फिर तुम किसी और को पसंद करते हो? अगर किसी और को पसंद करते हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारे और उसके बीच में नहीं आऊँगी। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो फिर मेरे साथ दोस्ती करने में क्या हर्ज है? तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं राघव को इस तरह के शब्द कह रही थी, लेकिन इस पर वो हंस पड़ा और कहने लगा, अच्छा, तुम 5 स्टार होटल में खाना खाने वाली, आज तक कभी किसी ठेले वाले के पास रुककर तुमने उसकी पानी पूरी खाई हैं? मैंने नाम में सिर हिला दिया। कहने लगी, नहीं,
फिर वो कहने लगा, अच्छा क्या तुम मेरे इस ठेले की गंदी मक्खियों वाली पानी पूरी खा लोगी? तुम्हें तो सब कुछ साफ़ सुथरा चाहिए ना। उसकी बात सुनकर मैं कहने लगी, तुम मुझे अपने हाथों से जहर भी खिला दोगे ना तो मैं वो भी खा लूँगी। तो मेरी मोहब्बत को आजमाओ मत, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही। तुम तो मेरी पहली नज़र की मोहब्बत हो। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम मेरी मोहब्बत ना होते तो भला मैं इतने अमीर बाप की बेटी होकर तुम्हारे पास बार बार क्यों आती? मेरी ये बात सुनकर राघव एक गहरी सांस छोड़कर सिर झुका चुका था। कुछ देर बाद उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। कहने लगा, देखो दिव्या, क्यों मेरे साथ रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? मेरे साथ तुम्हारा कोई भी भविष्य नहीं है। प्लीज़ तुम कोई और बॉयफ्रेंड देख लो। लेकिन मैं वहीं सबके सामने उसके दोनों हाथ पकड़ चुकी थी और फिर अचानक ही उसके गले भी लग गई। हर कोई मुड़ मुड़ कर हमें ही देख रहा था, लेकिन मुझे इन सब की नज़रों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर मैं उस वक्त जान लेती कि राघव के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और आगे जाकर वो मेरे साथ क्या करने वाला है, तो मैं कभी भी उस पर यूँ दिल न हारती। राघव ने मुझे खुद से जल्दी से अलग किया और कहने लगा, दिव्या ये क्या कर रही हो? लोग हमें देख रहे हैं। मैंने कहा, फिर मेरी मोहब्बत को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? मेरी इस बात पर राघव ने मेरे चेहरे पर झूलती लट को पीछे किया था। कहने लगा, अच्छा बाबा, मैं हारा और तुम जीती। मोहब्बत तो मैं भी तुमसे करता हूँ और ना जाने कब से करता हूँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत अपने सीने में ही कहीं दफन कर देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिलेंगे, खुशियाँ नहीं मिलेंगी। मैंने कहा, राघव, मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम अपनी एक छोटी सी खुशियों भरी ज़िंदगी शुरू करेंगे। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि राघव ने मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया था। मैं खुशी खुशी गाड़ी में आकर बैठी तो आज बतन का चेहरा मुरझाया हुआ था। कहने लगा, मैडम जी, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कैसे लोगों से? कहने लगा, ये पानी पूरी वाला मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता। मैंने कहा, तुम 2 कौड़ी के नौकर मुझे बताओगे कि मेरे लिए कौन सही है और कौन गलत? अरे तुम खुद 2 कौड़ी के एक मामूली से ड्राइवर हो और जानते हो राघव मेरी ही यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा है। यूनिवर्सिटी के बाद वो पानी पूरी का ठेला लगाता है। तुम्हारी तरह 3rd क्लास इंसान नहीं है और आज के बाद मेरे मामलों में दखल मत देना। ये कहकर मैं खिड़की से बाहर देखने लगी थी, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि मेरे कठोर शब्दों पर बतन का दिल टूट गया था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो उसकी आंखें लाल हो रही थीं। शायद मेरे कठोर शब्दों पर वो रोया था, लेकिन अपने आंसू कहीं अंदर ही अंदर पी गया था। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। मैं तो आज हवाओं में उड़ रही थी, क्योंकि मुझे राघव की मोहब्बत जो मिल गई थी। उस दिन के बाद से राघव का व्यवहार मेरे साथ अच्छा होने लगा था। वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगा, मेरे साथ बातें भी किया करता। हम एक साथ लंच भी करने लगे थे। वो मुझे बताने लगा कि वो जहाँ रहता है वो जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं उसे कहती, तुम मुझे एक दिन अपने माँ बाप से मिलाने ज़रूर ले जाना। मेरे पापा को तो इस बात का भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं एक साधारण से लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी हूँ और उसे शादी के सपने सजाए बैठी हूँ। अगले 1 हफ्ते तक राघव यूनिवर्सिटी नहीं आया। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था जिससे कि मैं पूछ सकती। बार बार भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बस वो ठीक हो, किसी मुसीबत में ना फंसा हो। लेकिन 1 हफ्ते बाद जब वो राघव यूनिवर्सिटी आया तो मौका पाते ही मैं उसके पास गई और पूछने लगी कि तुम 1 हफ्ते से कहाँ गायब हो गए थे? क्या भूल गए थे कि मेरे पीछे दिव्या नाम की एक लड़की भी है जो मुझ पर मरती है? वो उदास होकर कहने लगा, बस अब क्या बताऊँ, मेरे पापा का निधन हो गया था और मेरी माँ इस गम में बिस्तर से लग गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सोच रहा हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ और बस अब पानी पूरी ही बेचा करूँ। यहाँ के लोगों से भी मेरा झगड़ा हो गया है, इसलिए बहुत जल्द मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊँगा। ये बात करते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रहा था कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। लेकिन मैं उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, राघव, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कुछ नहीं होता। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारे पापा यूँ अचानक तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे दिल में ये तड़प उठने लगी कि मुझे एक बार राघव की माँ से मिलना चाहिए। मैंने राघव से भी ये इच्छा जाहिर की। पहले तो वो टालने लगा, फिर बोला, ठीक है, अब तुम कहती हो तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा जहाँ पर मेरी माँ रहती है, लेकिन हाँ, किसी को बताना मत कि तुम मेरे साथ मेरे घर आ रही हो। मैंने उससे वादा कर लिया। उस रोज़ जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो खूब तैयार होकर आई थी। मेरी माँ ने जब मुझे इतना तैयार होते देखा तो कहने लगी, दिव्या, क्या बात है, आज से पहले तो तुम यूनिवर्सिटी इतना तैयार होकर नहीं जाती। क्या तुम्हारे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी है? मैंने भी झट से हाँ में सर हिला दिया। खुशी से अपनी माँ को कंधों से थाम कर उनके गालों पर
प्यार किया। फिर कहने लगी, जी मामा, आज मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त का बर्थडे है, मुझे वापसी पर देर हो जाएगी। मैं यूनिवर्सिटी से सीधा उसी के पास जाऊंगी और जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मुझे किसी तरह की कोई रोक टोक न थी, इसलिए मैं सुबह सुबह ही यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। जब गाड़ी में आकर बैठी तो वतन की नज़रें मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं, लेकिन मेरे गुस्से का सोचकर उसने जल्दी ही अपनी नज़रें चुरा ली थीं। उसने मुझे यूनिवर्सिटी के गेट पर उतार दिया और मैंने कितनी ही देर तक वतन की नज़रों को खुद पर महसूस किया था। मैं वतन पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि आज का मेरा क्या प्लान था। वतन के जाते ही मैं जल्दी से कॉलेज से निकल आई। आज पढ़ाई का कोई मूड नहीं था, क्योंकि मैं और राघव उसके घर जा रहे थे। राघव मुझे छुपते छुपाते एक टैक्सी में बिठाकर अपने गांव तो ले आया था, लेकिन वहां आने के बाद जिस तरह मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गईं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं राघव के छोटे से घर में तो आ चुकी थी, लेकिन जब पलट कर देखा तो राघव ने दरवाज़ा लॉक कर दिया था और मुझे बड़ी ही अनजान सी नज़रों से देख रहा था। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, राघव को अपनी ओर आता देखकर न जाने क्यों मुझे डर सा लग रहा था। मैंने कहा, राघव, तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या वो मंदिर गई हैं? मेरी इस बात पर राघव का ठहाका पूरे घर में गूंजा था। इससे पहले कि राघव मेरे करीब आता, मुझे अपनी गर्दन पर एक सुई सी चुभती हुई महसूस हुई थी। उस सुई के चुभने से मेरी नज़रें धुंधला गईं। मैं दर्द से करहा उठी थी और अपनी गर्दन पर हाथ रखा तो महसूस हुआ कि मुझे इंजेक्शन लगाया गया था। मेरे पीछे कोई और भी मौजूद था, लेकिन वो कौन था? क्या राघव की माँ मुझे सुई लगा रही थी? मैं राघव की ओर बढ़ी, लेकिन वहीं बीच रास्ते में ही गिर पड़ी। मुझे होश नहीं रहा। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस किया। मेरा सिर चकरा रहा था और पूरे बदन में दर्द हो रहा था। मैंने आसपास देखा और फिर गहरी सांस छोड़ी। आंखें खोली तो सामने एक पुरानी सी छत थी। अचानक से मेरा दिमाग काम करने लगा और मैं चिल्लाने लगी। मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। मैं रो रो कर राघव को बुला रही थी, लेकिन राघव शायद वहाँ मौजूद ही नहीं था। मुझे यहाँ क्यों बांधा गया था? ये वो कमरा भी नहीं था जिसमें मैं आई थी, बल्कि ये तो मुझे राघव का घर भी नहीं लग रहा था। मैं चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि तभी अचानक से दरवाज़ा खुला और कमरे में जो आया उसे देखकर मेरा पूरा शरीर काँप गया था। ये राघव ही था, लेकिन वो मासूम, शरीफ, पानी पूरी बेचने वाला और मेरे साथ बैठकर पढ़ने वाला राघव नहीं था, बल्कि कोई गुंडा लग रहा था। चलते हुए वो मेरे पास आया। जिस बिस्तर पर मैं बंधी हुई थी, उसने अपना पैर बिल्कुल मेरे पास रखा और मेरे गालों को अपने हाथों में दबोच कर कहा, तेरे बाप का घर नहीं है जो चिल्ला रही है, चुप करके रहे, बेवजह दिमाग खराब मत कर। राघव का ये लहजा सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं घबराते हुए कहने लगी, राघव, ये तुम हो? तुम मेरे साथ इस तरह क्यों बात कर रहे हो? लेकिन वो एक झटके से मेरे गालों को छोड़ चुका था। कहने लगा, बहुत प्यार करती है ना मुझसे? चल शाबाश, अपने बाप को फ़ोन कर और कहे कि मुझे मेरे राघव प्रेमी ने किडनैप कर लिया है। आप 50 लाख रुपये बताई हुई जगह पर भेज दें, वरना पहले तो राघव मेरी गंदी गंदी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर वायरल करेगा, उसके बाद मुझे मारकर गंदी नाली में बहा देगा। मेरी हड्डियां भी किसी को नहीं मिल पाएंगी। चल उठ, शाबाश, कॉल कर अपने बाप को और बता, इतने गंदे लहजे में मुझसे कभी राघव बात करेगा? मैं तो सपने में भी नहीं सो सकती थी। मैं रोने लगी। मैं तो बहुत बुरी फंस चुकी थी। राघव को मैं एक अच्छा लड़का समझती थी। वो गरीब था, जैसा भी था, मैं उसे अपनाने को तैयार थी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा हो चुका था। मैंने राघव से रोते हुए सिर्फ इतना कहा, देखो राघव, अगर तुम अपनी गरीबी से तंग आकर ये सब कर रहे हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, तुम मुझसे शादी कर लो, अपने आप को सुधार लो, मैं तुम्हें सब कुछ मुफ्त में दे दूँगी। लेकिन उसने कहा, बस बस, ये लड़की का चक्कर और ये ख़ानदान में उठना बैठना मुझे नहीं आता। मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, और मेरे ऊपर जो मुझसे भी बड़े दादा मौजूद हैं ना, उन्होंने हमें ये लड़की बड़की फंसाकर शादी करने का नहीं सिखाया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को झूठे प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना ही सिखाया है। चुप करके अपने बाप को कॉल मिला, वरना कुछ देर बाद यहाँ तेरी वीडियो बनना शुरू हो जाएगी। राघव के ये शब्द सुनकर मैं बहुत घबरा चुकी थी, रो भी रही थी। उसे प्यार तो बहुत किया था, लेकिन उसका असली चेहरा देखकर मेरी मोहब्बत अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी, क्योंकि मैंने जिस राघव से प्यार किया था वो ये राघव नहीं था। मेरे प्यार की दुनिया में समाने वाला राघव तो कोई और ही था। मैं सिसक पड़ी और फिर मुझे बंधे हुए ही राघव ने मुझे फ़ोन मिलाकर दे दिया था। दूसरी तरफ से मेरे पापा बोले थे, कौन है?
किससे बात करनी है आपको? और मैं रोते हुए कहने लगी, पापा मुझे बचा लें। मेरे इतना कहने पर मेरे पापा तड़प उठे, मुझसे पूछने लगे, तुम कहाँ हो, क्या हुआ है तुम्हें, रो क्यों रही हो? और मैंने रोते हुए उन्हें बताया कि कुछ लोगों ने मुझे अगवा कर लिया है, जब तक आप उन्हें 50 लाख रुपये नहीं देंगे ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। 50 लाख सुनकर मेरे पापा कुछ देर खामोश हो गए, फिर कहने लगे, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, बताओ कहाँ लेकर आने हैं। तभी मेरे कान से मोबाइल हटाकर राघव ने बात की थी। उसने कहा, ओ बुढ़े, ज़्यादा उछलना मत, खबरदार जो पुलिस को खबर की, समझा? चुपचाप जो लोकेशन भेज रहा हूँ ना, वहाँ पर पैसे लेकर पहुँच जा, वरना तेरी बेटी की हड्डियाँ तोड़ के रख दूँगा और इज्जत से भी जाएगी। मैं रोए जा रही थी, जबकि राघव मेरे करीब आकर मेरे बालों में हाथ फेर रहा था, कह रहा था, जो भी कहो, तू है बड़ी खूबसूरत, मेरे पास समय नहीं है, वरना एक बार मैं तेरी खूबसूरती का मज़ा ज़रूर चखता। इतना कहकर राघव वहाँ से चला गया था। उसकी अपने दोस्तों के साथ बातें सुनकर मैं इतना तो समझ गई थी कि राघव का काम यही है। वो लड़कों के साथ मिलकर कई लड़कियों को फंसाता है और फिर उनसे पैसे वसूलता है। रात हो चुकी थी और पापा अभी तक पैसे लेकर नहीं पहुँचे थे। अब तो मुझे डर लगने लगा था। रात के 12 बजे राघव बहुत ही गुस्से की हालत में कमरे में दाखिल हुआ था। कहने लगा, तेरा बाप अभी तक पैसे लेकर नहीं आया, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर उसने अपनी शर्ट उतार कर कुर्सी पर रख दी थी और मेरे करीब बढ़ने लगा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कहा, देखो राघव, ऐसा मत करो, ये गलत है, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहने लगा, तो डार्लिंग प्यार ही तो करना चाहता हूँ, मैं कौन सा तुम्हें हर्ट करूँगा, तुम भी तो मेरे प्यार के लिए तरस रही होगी ना। ये कहकर राघव ने खींच कर मुझे अपने करीब कर लिया था। मेरा दम घुटने लगा था कि तभी एक झटके से दरवाज़ा खुला था और मैं अगला सांस लेना भूल गई थी, क्योंकि सामने वतन खड़ा था। गुस्से से लाल आंखें और कांपता वजूद वो वतन ही था। एक घूंसे में ही राघव जमीन पर ढेर हो चुका था। इस वक्त तो वतन से प्यारा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं भागकर उसके सीने से लग गई थी। मैं लगातार रो रही थी। वतन मेरे बालों को सहलाते हुए धीरे धीरे मुझे तसल्ली दे रहा था। वतन के सीने से लगकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब मैं सुरक्षित हूँ, मुझ पर कोई भी मैली नज़र नहीं डाल सकता। वतन ने बताया कि मैं एक ढाबे पर बैठा खाना खा रहा था कि तभी वहाँ एक आदमी खाना पैक कराने आया था और वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि साहब, लड़की के लिए क्या खाना पैक करा कर लाना है, क्योंकि लड़की तो अमीर है, हम जैसे गरीबों का खाना क्या खाएगी। और मैं फ़ौरन समझ गया था कि हो ना हो ये वही किडनैपर है जिसने आपको किडनैप किया है, और इसलिए मैंने उनके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिससे वे कुछ घंटे के लिए कोमा की स्थिति में चले गए थे। वतन ने फ़ोन करके मेरे पापा को भी बुला लिया था और फिर पापा भी पुलिस के साथ वहां पहुंच चुके थे। घर जाकर मैंने रोते हुए पापा को पूरी सच्चाई बता दी। वो मुझ पर तो गुस्सा हुए थे कि तुम कैसे एक अनजान लड़के पर भरोसा करके इतना आगे निकल गई। अब मैं उन्हें क्या बताती कि ये मेरा भोलापन और मेरी मोहब्बत थी जो मुझे इस हद तक ले गई थी। कई महीनों तक मैं इस हादसे से निकल नहीं पाई थी, लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आया जिसने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया था। उस रोज़ जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आने लगी तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। आसमान से बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। अगर एक तरफ गाड़ी न रोकी जाती तो गाड़ी किसी हादसे का शिकार हो जाती, इसलिए वतन ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। ओले पड़ना बंद हो गए थे, लेकिन बारिश काफ़ी अच्छी हो रही थी और वहाँ हमारे अलावा कोई और मौजूद भी नहीं था। बारिश तो मुझे शुरू से ही बहुत अच्छी लगती थी। मैं खुद पर काबू न कर सकी और गाड़ी से निकलकर बाहर पानी में चलने और नहाने लगी। हालांकि वतन ने मुझे रोका था कि मैडम जी, ये बिना मौसम की बारिश है, पानी में न भीगें तो ही अच्छा है, वरना बीमार पड़ जाएंगी और फिर साहब जी से मुझे डांट खानी पड़ेगी। वतन ठीक कह रहा था। नवंबर का महीना था और ये बेमौसम की बारिश से ठंड और भी बढ़ गई थी, लेकिन मुझे तो बस बारिश को एंजॉय करना था। तो मैं गाड़ी से उतर आई। मैं गाड़ी की पिछली तरफ खड़ी थी, लेकिन जब बारिश में आगे देखा तो वतन गाड़ी के मिरर से मुझे ही देख रहा था। वो ऐसे खोया हुआ था जैसे वो हर चीज़ से बेगाना हो चुका हो। मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से खुद को ढका और गाड़ी के पास आ गई। उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह एक हसीन लड़की को टकटकी बांध कर देखते हुए? मेरी इस बात पर वो कुछ भी नहीं बोल पाया, सिर्फ इतना बोला, सॉरी मैडम जी, लेकिन मेरी ऐसी कोई गलत नियत नहीं थी, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। उसकी ये घबराहट देखकर अगले ही पल मेरी हंसी छूट गई थी। मुझे हंसता देखकर वतन की भी हालत ठीक हुई थी और वो भी मुस्कुरा दिया। मैंने हाथ पकड़कर वतन को भी बारिश में निकाल लिया।
मैंने कहा, देखो वतन, कितनी अच्छी बारिश हो रही है, चलो हम दोनों मिलकर इस बारिश में नहाते हैं। मैं बारिश में नहाते हुए पूछ रही थी और वतन मुझे गौर से देख रहा था। अचानक ही बारिश में नहाते नहाते मैं ठंड से कांपने लगी। मैंने कहा, वतन चलो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन जैसे ही वतन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, हमारी गाड़ी लॉक हो चुकी थी। वतन पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाए, लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा जाम हो चुका था। इधर ठंड के मारे मेरा बुरा हाल था, कपकपाहट बुरी तरह सवार थी। मैंने कहा, वतन जल्दी करो, बहुत ठंड लग रही है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खुला। थक हार कर वतन ने इधर उधर नज़रें दौड़ाना शुरू कर दी कि कोई मदद के लिए मिल जाए। लेकिन ऐसी तूफ़ानी बारिश में कौन आता। बारिश अब पल पल तेज होती जा रही थी और ठंड के मारे मेरा बुरा हाल होने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ने लगा है और अब मैं चकराकर गिर पड़ूंगी। और इससे पहले कि मैं बेहोश होकर गिर जाती, वतन ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था और एक पेड़ के नीचे ले आया। मेरी आंखें अब बंद होने लगी थीं। वतन कहने लगा, दिव्या, होश में आओ। वो धीरे धीरे मेरे गाल थपथपा रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बेहोश न होऊं, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। ठंड की वजह से मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था और फिर अगले ही पल मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी जब मैंने अपने होठों पर वतन के होठों का स्पर्श महसूस किया था। वो मुझे अपने शरीर की गर्मी देकर मेरे शरीर में गर्मी पैदा कर रहा था। वतन ने मुझे खुद में समेट लिया था और जब उसके होंठ मेरे होठों से टकराए थे तो मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने वतन को धक्का दिया। मैंने कहा, वतन, तुम मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो, मैंने कांपते हुए शब्दों में कहा था। वतन ने कहा, मैडम जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, ये सब करना ज़रूरी है। अगर मैंने आपको अपने शरीर की गर्मी न दी तो आपका खून आपकी रगों में जम जाएगा और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। मैं आपके बिना जी नहीं सकता। बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, प्लीज़ मेरी मोहब्बत को गलत मत समझो। ये कहते कहते वतन दोबारा से मेरे करीब आ गया था। इस बार वो अपनी शर्ट अपने बदन से उतार चुका था और दोबारा से उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था और पता नहीं क्यों इस बार मैं भी उसे इनकार नहीं कर पाई थी। धीरे धीरे वो मुझ पर हावी होता चला गया और मैं उसे चाह कर भी रोक नहीं पा रही थी, बल्कि अब मेरी पकड़ भी वतन की कमर पर मजबूत हो चुकी थी। इस तेज मूसलाधार बरसती बारिश में वतन ने अपने जज्बात मेरे ऊपर खूब बरसाए थे और मैं तन और मन से वतन की हो चुकी थी। लगभग 2 घंटे के बाद मेरी हालत में काफ़ी सुधार था। इस पेड़ के नीचे मैं वतन के सीने से लगी बैठी थी। मैंने कहा, वतन, तुम भी मुझे राघव की तरह धोखा मत दे देना, वरना मैं टूट कर बिखर जाऊंगी, मर जाऊंगी। वतन ने मेरे होंठों पर उंगली रख दी। कहने लगा, दिव्या, मर जाऊंगा लेकिन कभी तुम्हें हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। बादल छट चुके थे, हल्की हल्की धूप भी निकलने लगी थी। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था और मैं अब वतन के साथ घर वापस जा रही थी। वतन ने गाड़ी वहीं छोड़ दी थी और एक टैक्सी बुक कर ली थी। अब वो जिस तरह मेरा ख्याल रखता था, भगवान का लाख लाख धन्यवाद करती थी कि मुझे ऐसा प्यार करने वाला हम सफ़र मिला है। मैं अगर कहीं बाहर जाती तो वो मेरे साथ होता तो बिल्कुल यूँ मेरी हिफाजत करता जैसे वो मेरा कोई बहुत अपना हो। उस दिन मेरा बर्थडे था और पापा ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। सभी मेरे लिए कीमती गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन पार्टी के अंत में वतन मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर आया था। सिर झुकाकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैडम जी, जानता हूँ इस फूल की आपकी नज़र में कोई कीमत नहीं है। बाकी लोग आपको बड़े बड़े कीमती तोहफे देकर गए हैं, लेकिन बस इस गरीब की तरफ से ये फूल रख लीजिएगा। मैंने उस फूल को उसके हाथ से लिया और उसकी खुशबू सूंघने लगी। जैसे जैसे उस फूल की खुशबू सूंघ रही थी, मेरी रग रग में वतन की मोहब्बत और भी गहरी हो रही थी। वो साथ में पढ़ाई भी जारी रखे हुए था और ड्राइवर भी था। दिन रात उसने एक कर दिया था। और फिर एक दिन वो खुद ही मेरे पापा से आकर कहने लगा कि वो ये नौकरी छोड़ रहा है क्योंकि उसकी एक अच्छी जगह नौकरी लग चुकी है। मेरे पापा ने उसे बधाई दी थी और उस दिन मैं बहुत रोई थी क्योंकि मुझे लगा कि अब वतन मुझे छोड़कर चला जाएगा। फिर अकेले में वतन मेरे पास आया था। मुझे सीने से लगाकर उसने मुझे तसल्ली दी थी कि बस कुछ दिन मेरा इंतज़ार करना, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाने आऊँगा, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वतन और मेरे बीच सिर्फ एक ही बार हद पार हुई थी। उसके बाद वतन ने कभी मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश नहीं की थी। मुझ पर अपनी बेतहाशा मोहब्बतें ज़रूर लुटाता था। कहने लगा, दिव्या, मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ कभी भी शारीरिक रिश्ता ना बनाता अगर उस दिन मजबूरी ना होती। और मैं भी समझती थी क्योंकि वतन एक बहुत ही मजबूत कैरेक्टर का लड़का था। वो चला गया और मैं उसका इंतज़ार करने लगी, लेकिन दिल में एक डर भी था।
अगर वतन ना आया तो मैं क्या करूँगी। लेकिन एक रोज़ वो भी आया जब वतन रिश्ता लेकर मेरे घर आया था और मुझे इसी पल का तो इंतज़ार था। मेरे पापा गुस्सा करने लगे, कहने लगे, तुम आज तरक्की करके भले ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन एक ज़माने में तुम हमारे नौकर थे और ये मेरी शान में नहीं कि मैं अपने नौकर को अपनी बेटी दे दूँ। लेकिन ये मैं ही थी जिसने पापा से कहा कि मैं वतन को बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज़ मेरी खातिर आप वतन को अपना दामाद बना लीजिए, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। यूँ मैंने अपने दम पर वतन से शादी कर ली। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन राघव को फांसी की सज़ा मिलने वाली थी, क्योंकि उसने अगवा करके न जाने कितनी ही लड़कियों को दरिंदगी का शिकार बनाने के बाद मार दिया था। उस जैसे व्यक्ति का मर जाना ही अच्छा था। और शादी के बाद वतन ने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ हर लड़की को वतन जैसा जीवन साथी मिले। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी वतन और दिव्या के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी में।